हम लोग शुरुआत करेंगे गोरखपुर के रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में कबड्डी प्रतियोगिता का समापन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर सीएम योगी ने समापन कार्यक्रम में शिरकत की, जहां फाइनल मैच में आंध्र प्रदेश की टीम को हराकर यूपी की टीम ने बाजी मारी। वहीं सीएम योगी ने सभी विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा है कि खिलाड़ियों को इनाम देकर उनका हौसला बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि युवा खेल को अपना हिस्सा बनाएं और जो खेलेगा वही आगे बढ़ेगा। साथ ही समापन कार्यक्रम में खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश बनाम आंध्र प्रदेश का ये फाइनल मुकाबला चल रहा है। वास्तव में खेल हम सबको न केवल खेलने के लिए बल्कि फलने और आगे बढ़ने के लिए भी एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। याद रखना, प्रधानमंत्री जी ने यही बात कही थी कि जो खेलेगा वही खिलेगा और जो खेलेगा वही फलेगा भी और वही बढ़ेगा भी। और इसी को प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने देश के अंदर अनेक खेल कार्यक्रमों को आयोजित और उसके प्रोत्साहन के लिए कार्यक्रम चलाए। खेलो इंडिया खेलो का कार्यक्रम रहा हो, फिट इंडिया मूवमेंट का कार्यक्रम रहा हो, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता का कार्यक्रम हो, या फिर हर जनपद स्तर पर साई के सेंटर स्थापित करके स्पोर्ट्स से जुड़े हुए भारत सरकार के सेंटर स्थापित करके खेल और खेल गतिविधियों को आगे बढ़ाने, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए किए जाने वाले कार्यक्रम जहां पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़े हैं, वहीं राज्य के अंदर भी खेल और खिलाड़ियों के लिए खेल गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए उसके बुनियादी आधारभूत सुविधाओं के लिए खेल का मैदान, मिनी स्टेडियम, स्टेडियम और आज की वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अनुरूप इंफ्रास्ट्रक्चर दे सके, इसके लिए कार्यक्रम युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहे हैं। खेल विभाग हो या युवा कल्याण विभाग, निजी खेल संस्थाएं हो, उन सभी को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यक्रम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश खेल विभाग गांव से लेकर के प्रदेश स्तर तक के प्रत्येक खेल की प्रतियोगिता को आगे बढ़ाने के लिए अब ग्रामीण लीग खेल प्रतियोगिता को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। हम विधानसभा स्तर पर विधायक खेलकूद प्रतियोगिता को भी प्रोत्साहित करेंगे। मैं सभी माननीय विधायकों से इस बात का आह्वान करूंगा कि अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर अलग अलग खेलों से जुड़े हुए खिलाड़ियों के लिए प्रतियोगिता का आयोजन करें। ग्राम पंचायत स्तर पर, न्याय पंचायत स्तर पर, ब्लॉक खंड स्तर पर, विधानसभा स्तर पर, और फिर वही जब जनपद स्तर पर हो वही सांसद खेलकूद प्रतियोगिता में परिवर्तित हो जाए। ये चीजें आगे बढ़ेंगी और इन्हें प्रोत्साहित करने के लिए हम लोगों ने अब प्रदेश के अंदर निजी संस्थाओं को जो स्पोर्ट्स एकेडमी संचालित करते हैं उन्हें शासन के स्तर पर प्रोत्साहित करने के लिए भी अपनी नीति में संशोधन किया और संशोधन करने के साथ साथ यह भी सुनिश्चित किया कि हम उन्हें तो सहायता देंगे ही, साथ साथ जो खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में, ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में, एशियाड में या फिर नेशनल गेम्स में मेडल जीतेंगे प्रदेश के लिए, देश के लिए, उन्हें हम उत्तर प्रदेश शासन की नौकरियों में सीधे भर्ती से लेकर के स्पोर्ट्स कोटे से उनके लिए अलग से व्यवस्था देकर के उनकी भर्ती करेंगे। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 500 से अधिक ऐसे खिलाड़ियों को हम लोगों ने स्पोर्ट्स विभाग में, युवा कल्याण विभाग में, पुलिस विभाग में, परिवहन विभाग में, अन्य तमाम विभागों में लेकर के उनके कैरियर के प्रति उन्हें आश्वस्त किया है। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर खेल और खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए भी, चाहे वह ओलंपिक की प्रतियोगिता हो, स्वर्ण पदक पर एकल गेम में 6 करोड़ रुपए, रजत पदक पर 4 करोड़ रुपए और कांस्य पदक पर 2 करोड़ रुपए की राशि, टीम गेम में
स्वर्ण पदक पर 3 करोड़, रजत पदक पर 2 करोड़ और कांस्य पदक पर 1 करोड़ रुपए। और एशियन गेम्स में भी 3 करोड़, 1.5 करोड़ 75 लाख रुपए की सहायता हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में भी स्वर्ण पदक पर 1.5 करोड़, रजत पर 75 लाख और कांस्य पदक पर 50 लाख रुपए की सहायता उपलब्ध करवाने के साथ ही विश्व चैंपियनशिप में भी स्वर्ण पदक पर 1.5 करोड़, रजत पदक पर 75 लाख, कांस्य पदक पर 50 लाख रुपए और प्रतिभागी खिलाड़ियों को 10-10 लाख रुपए की सहायता ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में और वर्ल्ड चैंपियनशिप में 5-5 लाख रुपए की सहायता प्रदेश सरकार के द्वारा नगद के रूप में उन खिलाड़ियों को उपलब्ध करवाने का काम। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने हमीरपुर के ब्रह्मानंद डिग्री कॉलेज में स्वामी ब्रह्मानंद के 130वें जन्म उत्सव पर कार्यक्रम में शिरकत की है, जहां उन्होंने स्वामी ब्रह्मानंद को श्रद्धांजलि दी। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने संभल में हुए बवाल को लेकर सपा को आड़े हाथ लिया है। उन्होंने कहा है कि इस घटना में सपा विधायक और सांसद की साजिश रची गई थी। वहीं राहुल गांधी के जायजा लेने के संभल पहुंचने को लेकर डिप्टी सीएम ने कहा है कि राहुल गांधी ड्रामा कर रहे हैं। पहले सपा पार्टी ने ड्रामा किया था, अब कांग्रेस पार्टी ड्रामा करने संभल पहुंचना चाहती है। 30वें जन्मोत्सव जयंती के अवसर पर मैं उनको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं और मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूं। मैं यह नहीं मानता कि मैं पीजी कॉलेज में आया, मैं यह मानता हूं कि मैं एक तीर्थ स्थल पर आया। और हमीरपुर हो या बुंदेलखंड हो, यहाँ की गौरव गाथा किसी से छिपी नहीं है। डबल इंजन की सरकार देश में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बुंदेलखंड के विकास के लिए समर्पित सरकार है। और रामपुर से बड़ी खबर, सुखविंदर बादल पर जानलेवा हमले का मामला। राज्य मंत्री बलदेव सिंह ने इसे बताया निंदनीय। मैं पंजाब सरकार को मानता हूं फेल, जनता के ऐसे सेवकों को सुरक्षा देनी चाहिए, हमला करने वालों पर होनी चाहिए कड़ी कार्रवाई। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर राज्य मंत्री बलदेव सिंह ने इसे निंदनीय भी बताया है और ये भी कहा है कि मैं पंजाब सरकार को फेल मानता हूं, जनता के ऐसे सेवकों को सुरक्षा देनी जरूरी भी है, उन्होंने कहा है। और हमला करने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की भी मांग उन्होंने की है। आज जो बहुत ही बड़ा हादसा हमारे जो पवित्र स्थान है अमृतसर गुरुद्वारा हरमंदिर साहिब जी का, वहाँ पे सर बहुत ही वहाँ पे चीफ मिनिस्टर है सुखबीर सिंह बादल साहब, उनके ऊपर हमला करने की कोशिश की गई। ये बहुत ही निंदनीय है और मैं ये वहाँ पंजाब सरकार को फेलियर सरकार मानता। और संवाददाता विशाल सक्सेना हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विशाल, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह से ये हमला भी किया गया और क्या अभी तक कोई कार्रवाई भी हो पाई है इस मामले में? विशाल, देखिए, जो रामपुर के राज्य मंत्री बलदेव सिंह ओलख हैं, उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स पर ये ट्वीट किया है और पंजाब सरकार को कहीं ना कहीं फेल बताया है। आपको बता दें कि बलदेव सिंह ओलख ने पंजाब सरकार को इस मामले पर फेल बताया है और ये कहा है कि राज्य मंत्री बलदेव सिंह ओलख ने ये भी कहा है कि जो ऐसे लोग हैं जो जनता की सेवा में जुटे रहते हैं, जनता की सेवा करते हैं, पंजाब सरकार को उनकी मदद करनी चाहिए, उनको सुरक्षा देनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके के ये हादसे अब इन पर हो रहे हैं तो कहीं आम जनता पर फिर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उनकी मदद के लिए पंजाब सरकार को आगे बढ़ना चाहिए और जो ये दोषी हैं जिन्होंने ऐसा काम किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ये कहा है। और जिस तरीके से ये एक बहुत बड़ा जो हादसा जिसको कह सकते हैं कि अमृतसर जो मंदिर उसके अंदर गुरुद्वारे के अंदर ये तो फायरिंग जैसी बात है, तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल उठाया है राज्य मंत्री बलदेव सिंह ओलख ने और पंजाब सरकार पे निशाना साधते हुए अपने ट्विटर पे भी ये कहा है कि उनको कहीं ना कहीं फेल बताया है। तो ऐसे में क्या सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम नहीं थे? क्या इस तरह की बातें भी अब सामने आ रही हैं? अब विशाल, बिल्कुल सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम नहीं थे, ऐसा देखने को भी मिल रहा है, क्योंकि वहाँ जिस तरीके से हादसा वहाँ किया गया है
आपके वीडियो में खास तौर पर देखा जा रहा है कि वहाँ कितनी पब्लिक थी, कितने सिख भाई वहाँ मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं अगर सुरक्षा व्यवस्था वहाँ होती तो कहीं ना कहीं यह हादसा जो था वो टल सकता था। लेकिन एक तरीके से कह सकते हैं कि गनीमत रही है कि हादसा टला ही है, लेकिन अगर सुरक्षा व्यवस्था होती तो यह हादसा नहीं होता और कहीं ना कहीं इस मामले को रफा दफा भी किया जा सकता था सुरक्षा व्यवस्था के साथ। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर, गूगल मैप के बताए शॉर्टकट मार्ग पर खतरा। गूगल मैप जिस रास्ते को दिखा रहा उस रास्ते पर है नदी। लखीमपुर से निघासन शॉर्टकट रास्ते में है शारदा नदी। अनदेखी करने पर हो सकता है बड़ा हादसा। प्रशासन ने नहीं लगाया रास्ते में वार्निंग बॉर्डर। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि गूगल मैप गलत रास्ता दिखा रहा है और ऐसे में अनदेखी करने पर बड़ा हादसा भी हो सकता है। प्रशासन ने अभी तक रास्ते में कोई वार्निंग बोर्ड भी नहीं लगाया है और ना ही अभी तक कोई सूद भी ली है। और संवाददाता शहनवाज गौरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शहनवाज, एक बड़ा खतरा ये हो सकता है, किस रूप में इसको देखा भी जा रहा है? देखिए विशाल, आपको बता दें कि गूगल मैप की सार्थकता से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन कभी कभी गूगल के बताए हुए रास्ते पर मौत जरूर हो सकती है। क्योंकि अभी हाल ही में बरेली में गूगल मैप के सहारे कार पर सवार होकर जा रहे 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। तो फिर वहीं दूसरी घटना जो सामने आई थी, उसके बाद एक घटना सामने आई है। उसके बाद ये कहा जा सकता है कि गूगल मैप के बताए हुए रास्ते पर मौत ही मिलेगी अगर सावधानी नहीं बरती गई तो। अगर वही लखीमपुर खीरी की बात करें तो लखीमपुर खीरी से निघासन जाने वाला जो मार्ग शॉर्टकट मार्ग है, यानी कि आसानी से जाने वाला जो मार्ग है, उसे गूगल मैप पर जो पूरा रास्ता बता रहा है, जबकि उस रास्ते पर शारदा नदी है जिस पर पुल नहीं बना हुआ है। उस रास्ते पर गूगल मैप रास्ता दिखा रहा है, यानी कोई भी बाहरी अगर लखीमपुर खीरी आए और गूगल मैप के सहारे शॉर्टकट रास्ता अपनाए तो वह नदी में डूब सकता है। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से जो सामने नदी है। हालांकि गूगल मैप की सार्थकता से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन हाल ही में एक के बाद एक घटनाएं हुई है जिसमें 3 लोगों की मौत हुई और दूसरी घटना में 3 लोग घायल हुए। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से लखीमपुर और निघासन जाने वाले शॉर्टकट मार्ग पर गूगल मैप जो रास्ता दिखा रहा है, उस रास्ते पर कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। क्योंकि लखीमपुर निघासन जाने वाले मार्ग पर बीच में नदी है और उस मार्ग पर ना कोई वार्निंग बोर्ड लगाए गए हैं जिससे निकलने वालों को यह पता लग सके कि आगे जाने पर खतरा है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। जी तो ऐसे में क्या माने कि प्रशासन ने अभी तक कोई सूद ली है क्या इस रास्ते की, और दूसरा वार्निंग बोर्ड अभी तक नहीं लगाए गए? देखिए, बिल्कुल प्रशासन को वार्निंग बोर्ड लगाने चाहिए ताकि जिस तरह अगर कोई बाहरी आता है, क्योंकि गूगल मैप पर जो रास्ता दिखाया जा रहा है निघासन लखीमपुर से निघासन जाने वाला जो रास्ता दिखाया जा रहा है मैप के ऊपर, तो उसमें बीच में नदी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं हादसा जरूर हो सकता है और एक के बाद जो एक घटनाएं हुई हैं उसको देखकर कहीं ना कहीं प्रशासन को ध्यान देने की जरूरत है। वहाँ पर जो सांकेतिक बोर्ड है, चेतावनी बोर्ड है, उनको लगवाए जाने की जरूरत है ताकि कोई हादसा इस तरह का सामने ना आए। जी बिल्कुल शहनवाज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। संभल में जहां एक और मस्जिद विवाद को लेकर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है, तो वहीं चंदोसी कोतवाली इलाके में अवैध दुकानों पर बुलडोजर गरज रहा है, जिसके चलते करीब दर्जन भर दुकानें बुलडोजर से गिराई गई हैं। एसडीएम नीतू ने बताया है कि चंदोसी में अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई को लेकर मस्जिद विवाद के चलते कुछ दिनों के लिए रोक लगा दी गई थी, लेकिन अब फिर से ये अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। और संवाददाता सतीश सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सतीश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की ये कार्रवाई की जा रही है बुलडोजर से? देखिए, हम आपको जाना संभल की बात की जाए, चंदोसी में जो अतिक्रमण लगा रखा था, नालों के जो दुकानें बना रखी थी, उनके लिए नाले की जो जगह है वो अतिक्रमण में आ रही है, उनमें जो हटाया जा रहा है। जितनी भी नाली है उन्होंने पाट रखी थी और उसके आधार पर जो उन्होंने सरकारी संपत्ति घेर रखी थी। तो बाबा का बुलडोजर चलता हुआ नजर आ रहा है। उसी को लेकर के पीछे बुलडोजर चल रहा था, तो इसी को लेकर के जो 24 तारीख को जो घटना हुई थी, उस घटना के आधार पर जो बुलडोजर रुक गया था। और उसके बाद में अब हम संभल में
स्थिति सामान्य हो गई तो फिर चंदोशी में दोबारा बिल्डोजर चालू हो गया है। हम आपको ये बता चले कि जो गुलाबो देवी हैं यहाँ की माध्यमिक शिक्षा मंत्री, उनके पिता की वो बहुत पुरानी दुकान थी, उन्होंने अपने हाथ से तोड़कर और ये दिखाया है कि यहाँ पर जो अतिक्रमण है उसे सफा करा जाए, रोड चौड़ीकरण किया जाए। तो इसी को लेकर के और जो लोगों की संपत्ति आती है सरकारी संपत्ति में उन्होंने कब्जा कर रखा है, उन्हें कब्जा मुक्त कराया जा रहा है और नगर पालिका की जो भी संपत्ति है मुक्त कराने के बाद में चौड़ी सड़कें का निर्माण कराया जाएगा। जी तो अब क्या माना जाए कि ऐसे में कब तक अब ये अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलता रहेगा और किस तरह की कार्रवाई करने की भी बात कह रहा है प्रशासन? देखिए मैं बता दूं, प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन ने पहले ही उन्हें चेतावनी और नोटिफिकेशन हवाई लगा के बता दिया गया था कि आपको जो है जो सरकारी संपत्ति और नालों की जो जगह घेर रखी है, आपने नगर पालिका की जो जगह घेर रखी है उसे तुरंत खाली कर दे। नहीं खाली करते हैं तो हमारा बिल्डोजर चलेगा, उसका जरिमाना भी लेते हैं और उसे बिल्डोजर द्वारा हटाया जाता है। उसके आधार पर उन्हें चेतावनी दी जाती है, जिसकी दुकान है उन्हें खाली करने का समय दिया जाता है और उनसे कहा जाता है कि तुम 4 या 5 दिन के अंदर दुकान खाली नहीं करी तो बाबा का बिल्डोजर रुकेगा नहीं और चलता रहेगा। बिल्कुल सतीश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ कानपुर में संतों ने प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। यह प्रदर्शन आगामी 10 दिसंबर को बड़े चौराहे पर आयोजित किया जाएगा। इसमें कानपुर के अलग अलग मठ मंदिरों के महंत और साधु संत हिस्सा लेंगे और उसके बाद राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपेंगे। विगत करीबन 6 महीने से जब से तख्ता पलट हुआ है तब से वहाँ पर अल्पसंख्यक के रूप में रह रहे हिंदू लोगों पर तरह तरह के अत्याचार और अनाचार एवं उनकी हत्याएं की जा रही हैं। घरों में घुस घुस कर माँ बहनों के साथ में उनके अंग भंग किए जा रहे हैं, उनको जबरन मार दिया जा रहा है, जला दिया जा रहा है। आदमी अपने किवाड़ बंद करके भी हिंदू सुरक्षित नहीं है। इस पोजीशन में अगर कोई आतंकवादी के बारे में बात होती है तो सर्वोच्च न्यायालय में मानव अधिकार के लिए बहुत सी संस्थाएं विश्व की खड़ी हो जाती हैं, परंतु आज हिंदू जनमानस के साथ में हो रहे अत्याचार अनाचारों के लिए विश्व की सारी ही जो मानव अधिकार के संगठन हैं उन्होंने अपनी थ्योरी बदल दी। व्यापारिक प्रतिष्ठानों को 4 घंटों के लिए बंद करके विभिन्न क्षेत्रों से कला, शिक्षा, संगीत, साहित्य, धर्म, अध्यात्म, न्याय, मीमांसा, कर्मकांड, कृषि, दर्शन, पत्रकारिता, उद्यम अथवा न्याय की व्यवस्था में लगे हुए और धार्मिक आध्यात्मिक मठ मंदिर के ट्रस्टियों, पुजारियों, महंतों, आचार्यों, भक्तों, राष्ट्रवादी लोगों को आह्वान करता हूँ कि भारी संख्या में आइए। लगभग 10,000 की संख्या हम लोगों ने तय की है। अच्छा हो कि आप लोग 50,000 कर दें और भारत सरकार के माध्यम से दुनिया भर को हम ये बताना चाहते हैं कि हिंदू अभी कमज़ोर नहीं हुआ है और जिस तरीके से अमानवीय घटना बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ लगातार पिछले 6 महीने से हो रही है, उसके विरोध में हम लोग कानपुर जनपद में बांग्लादेशी हिंदू रक्षा संघर्ष समिति के नीचे हम लोग आह्वान करते हैं कि आप भले ही अपना बैनर ले आइए, अपने प्रतिष्ठान का, अपने व्यापारिक संगठनों का, अपने न्यायिक संगठनों का, अपने शैक्षणिक संगठनों का, अपने मठ मंदिरों। कानपुर में केस्को कंपनी ने अपने बकायेदार उपभोक्ताओं से भुगतान करने के लिए OTS योजना को लॉन्च किया है। केस्को MD सैमुअल पॉल ने बताया है कि 15 दिसंबर से 31 जनवरी तक विशेष छूट के साथ 3 चरणों में OTS योजना चलेगी। घरेलू उपभोक्ता, निजी संस्थान उपभोक्ता समेत सभी उपभोक्ता पीढ़ी बकाया राशि का भुगतान एकमुश्त या किस्तों में कर लाभ पा सकते हैं। केस्को MD ने अपील भी की है कि उपभोक्ताओं को ऑफिस के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो घर बैठे 1912 पर कॉल कर समस्या, शिकायत और योजना का लाभ ले सकते हैं। 16/1/2025 से 31/1/2025 तक। इसमें जैसे अलग अलग फेसेस में है, सबसे पहले फेस में आपको ज़्यादा छूट मिलेगा। इसमें अलग अलग श्रेणी का कर्मचारी को चिन्हित किया गया है। LMB 1 घरेलू कंज्यूमर, LMB 2 वाणिज्य कंज्यूमर, LMB 4B निजी संस्था, LMB 6 औद्योगिक कंज्यूमर और PD बकायेदार, इनको भी इसमें चिन्हित किया गया। इसमें जो हम लोगों का डेडलाइन रखा गया है 30 सितंबर 2024 तक की जो बकाया है उसका 30% धनराशि
के रूप में आप पंजीकरण राशि के रूप में आपको जमा करना पड़ेगा और www.uppcl.org की वेबसाइट में जाएंगे। इसका लिंक्स 15 तारीख से उपलब्ध होगा। संत कबीरनगर के बेलहर थाना क्षेत्र में 30 वर्षीय युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। मामले फिरोजाबाद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने 4 दिन पहले टूडला थाना क्षेत्र में हुई युवक की हत्या के मामले का खुलासा करते हुए एक युवक का भी गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 युवक के 2 साथी भागने में सफल रहे। पुलिस ने बताया है कि आरोपी ने युवक की पुरानी रंजिश के चलते हत्या कर दी थी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। हत्या का एक अभियोग पंजीकृत कराया गया था जो अज्ञात में था। पुलिस ने इसमें तेज़ी से काम किया और इस घटना का सफल अनावरण किया है और इसमें अभियुक्त ओम प्रकाश जो मोहम्मदाबाद का ही रहने वाला है, पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी की है। उससे जब विस्तृत पूछताछ की गई तो उसने बताया कि अभियुक्त ओम प्रकाश का उसके सगे भाई प्रमोद से उनका जो पैतृक मकान है उसको लेके उनका आपस में झगड़ा चल रहा है और जो मृतक ने उसके बड़े भाई प्रमोद का पक्ष लिया था, जिसको लेके ओम प्रकाश और गुड्डू इन दोनों में कसीदगी थी और इसीलिए इसने ये योजना बनाई कि इसे हत्या करनी है। और संवाददाता अरशद अली हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरशद, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह का ये मामला भी था और पुलिस ने क्या कार्रवाई की अभी तक? देखिए, बता दूं, फिरोजाबाद के टूडला क्षेत्र का ये मामला है, जहां 2 सगे भाइयों में आपसी विवाद था, जिसका पक्ष उसका एक दोस्त ओम प्रकाश और प्रमोद, ये दोनों सगे भाई थे और इसका दोस्त जो था प्रमोद का, वो अपने एक दोस्त की पक्ष लेता था, उस्मान उर्फ गुड्डू। ये अक्सर करके ये एक दूसरे का उनका विवाद होता था, लेकिन मामला शांत करने के लिए गुड्डू ने इनको कई बार समझाया। समझाने के साथ साथ ये तक कहा कि मामले को कैसे निपटाया जाए, कि इसी को लेकर उसके एक दोस्त ने मतलब पूरी तरीके से योजना बनाई और जेल से 2 लोग छूटे, उनको पूरी तरीके से सुपारी दे दी, जैसे दिनेश और सोनू कुशवाहा। ये 2 नाम ऐसे थे, ये जेल से छूट कर आए और जेल से छूट के आने के बाद इन्होंने अपने दोस्त गुड्डू की सुपारी दे दी। और सुपारी क्या दी, ये साथ में गए, साथ में जाने के बाद पहले उसको मीट खिलाया, मीट खिलाने के बाद उसको दारू पिलाई, दारू पिलाने के बाद उसको गला रेत कर उसकी हत्या कर दी और वो पहचान छुपाने के लिए उसके कपड़े उतार कर नहर में या कोई पानी भरे तालाब में उसको वहां गाड़ दिया और उसकी हत्या कर दी। लेकिन प्रशासन ने आज, पुलिस प्रशासन ने पूरी तरीके से इसका खुलासा किया है, लेकिन जो आरोपी है उसने पूरी बात बताई, जिसमें मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और जो 2 लोग हैं वो फरार हैं। तो ऐसे में क्या कयास लगाए जा रहे हैं, पुलिस किस तरह की कार्रवाई में भी जुटी है और आरोपियों को पकड़ने के लिए क्या कुछ तैयारियां हैं पुलिस की? देखिए, बता दूं, जिस तरीके से ये घटना हुई है वो घटना लगभग 29 तारीख की बताई जा रही है, लेकिन पुलिस जो प्रधान थे वहां के गांव के, उनका जो नाम है प्रधान का बन्ना बताया गया है, उन्होंने इस घटना की जानकारी पुलिस को दी और उन्होंने शक भी जताया था कि ये घटना जो है इस तरीके से की गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि पुलिस ने एक मुख्य आरोपी को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन 2 आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर है। जब हमने इस संबंध में एसपी ग्रामीण अखिलेश भदौरिया से बात की तो उन्होंने कहा कि जो आरोपी था अभी इसने नाम कबूले हैं, इसकी और जांच चल रही है, लेकिन 2 लोग जो फरार हैं उनकी तलाश जारी है, जल्दी गिरफ्तार करके उनको भी जेल भेजा जाएगा। लेकिन ये घटना काफी दिल झंझोड़ने वाली थी, क्योंकि जिस तरीके से उसको मारा गया और बताया ये भी जा रहा है कि जो मरने वाला व्यक्ति, बिल्कुल अरशद, सही कहा आपने कि पुलिस भी जुटी हुई है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।